इंडिया, भारत, हमारा भारत, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, डाइवर्सिटी से समृद्ध भारत। आज हमारा भारत दोस्तों बुरी तरह से जेंडर बेस्ड वायलेंसेस के चपेट में फंसा हुआ है। हम हर दिन ऐसे इश्यूज फेस करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, हम आउटरीच भी करते हैं। कुछ चीजें बदलती हैं और बहुत सारी चीजें नहीं बदलती। हम सिक्योर्ड वर्क प्लेसेस, लॉ इन्फोर्समेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करते हैं और अनडाउटेडली ये सारे कॉन्सेप्ट्स और सॉल्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन क्या ये इनफ है इन सारे इश्यूज को कंप्लीटली रिजॉल्व कर पाने के लिए या फिर एटलीस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाने के लिए? अनफॉर्चुनेटली नो। क्योंकि दोस्तों ये इंसिडेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट या आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये आउटकम है हमारे सोसाइटी के एक लार्जर पैटर्न का। एक ऐसा पैटर्न जो कि सरफेस लेवल पे हमेशा इनविजिबल सा लगता है और उस पैटर्न को हम कह रहे हैं द रेप कल्चर पिरामिड। आज दोस्तों हम इस पूरे पिरामिड को अच्छे से समझेंगे। ये पिरामिड इवेंचुअली किस तरह से बड़ा होता है, उसके पीछे के साइंस को समझेंगे और एट एन इंडिविजुअल लेवल हम इसके क्या प्रैक्टिकल और कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस कर सकते हैं इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, वो भी समझेंगे। मुझे पता है कि ये एक ग्लोबल फेनोमेनन है, लेकिन इस इशू को हम आज इस वीडियो के जरिए एक इंडियन सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलाश। आई एम अ डॉक्टर एंड सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ मेंटर। मैं लेके आया हूं आपके लिए ये चैनल मिक्स्ड फीलिंग्स, जिसपे हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी उन सारे मुद्दों के बारे में जिनके अंडरस्टैंडिंग से हम खुद के और दूसरों के लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हम सब के मेंटल हेल्थ इकोसिस्टम के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड है और इंटीग्रेटेड है। तो दोस्तों आखिर ये रेप कल्चर पिरामिड होता क्या है? आपके स्क्रीन पे इस पिरामिड स्ट्रक्चर को गौर से देखिए। ये क्रिएट किया गया था 11th प्रिंसिपल कंसेंट के द्वारा। इस पिरामिड स्ट्रक्चर पे आपको 3 लेयर्स दिखेंगे। इस पिरामिड के हर लेयर पे आपको कुछ एक्शंस और ऑफेंसेस लिस्टेड मिलेंगे, जो कि इस ओवरऑल रेप कल्चर पिरामिड को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली ये रेप कल्चर पिरामिड आपको ये बता रहा है कि हर लेयर कंट्रीब्यूट करता है, फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है इसके नेक्स्ट अपर लेवल के लेयर के लिए। मतलब ये कि जब हम लोअर लेवल ऑफ ऑफेंसेस को टॉलरेट करते जाते हैं, नॉर्मलाइज करते जाते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, हम ज्यादा सीवियर अब्यूजेस और ज्यादा सीवियर ऑफेंसेस के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। और इससे पहले कि मैं हर लेयर के उन ऑफेंसेस को लिस्ट आउट करूं, मैं आपको बता दूं कि इन सारे ऑफेंसेस को मैंने एक सिंपल डेफिनेशन और सिंपल एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इस वीडियो को पॉज करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार इन ऑफेंसेस के मतलब को समझ लें, ताकि आपको आगे के वीडियो को समझने में आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं इस पिरामिड के बेस से। इसका बेस है नॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्सिज्म। सेक्सिज्म दोस्तों सिंपली एक ऐसा बिलीव और एटीट्यूड है जो कि किसी भी इंसान को सिर्फ उसके जेंडर या लिंग के बेसिस पे दूसरे इंसान से सुपरियर या फिर इंफीरियर बताता है। ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो किसी भी इंसान को उसके जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करता है या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट करता है। सच बोलूं तो सेक्सिज्म का शिकार पुरुष और महिलाएं दोनों होते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो में, इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इस पिरामिड के बेस में आपको ऐसे एटीट्यूड्स लिस्टेड मिलेंगे जो कि सेक्सिज्म को नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे कि सेक्सिस्ट जोक्स, रेप जोक्स, ऑब्जेक्टिफाइंग कमेंट्स एंड एक्शंस, फॉर एग्जांपल डाउरी सिस्टम, अनवांटेड नॉन सेक्सुअल टच, लॉकर रूम बैंटर, कैट कॉलिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ग्रुप में बैठ के किसी सेक्सिस्ट जोक या फिर रेप जोक को एंजॉय कर रहे हो, उस पर हंस रहे हो, तो आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर रीइंफोर्स कर रहे हो इस आइडिया को कि फंडामेंटल डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स वीमेन एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। फिर आता है इस पिरामिड का सेकेंड लेयर यानी कि मिडिल लेयर,
जो होता है एस्केलेशन ऑफ मिसकंडक्ट और डिग्रेडेशन। इस लेयर में इस तरह के बिहेवियर्स लिस्टेड हैं जो कि इवेंचुअली एस्केलेट करते हैं या फिर तब्दील हो जाते हैं हैरेसमेंट में, जैसे कि अनवांटेड टचिंग, स्टॉकिंग, नॉन कंसेंशुअल फोटो और वीडियो, अनसॉलिसिटेड न्यूड पिक्स, फ्लैशिंग, ग्रोपिंग, रिवेंज पॉर्न, रेप थ्रेट्स, विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी पॉर्न वेबसाइट पे जाके किसी एमएमएस स्कैंडल को, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवेंज पॉर्न होते हैं, उनको सर्च कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, तब आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस रेप कल्चर पिरामिड को। फाइनली आता है इस पिरामिड का एपेक्स, सेक्सुअल असॉल्ट एंड वायलेंस, जो कि इस पूरे रेप कल्चर पिरामिड के कंटिन्यूम का सबसे हॉरिफिक एंड पॉइंट है। इसमें इंक्लूडेड होते हैं रेप्स, मोलेस्टेशंस, ड्रगिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव सैबोटेज और दूसरे तरह के सेक्सुअल असॉल्ट्स। और ये सारे सीवियर ऑफेंसेस इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि उनको इस पिरामिड के बेस लेयर और मिडिल लेयर के जरिए एक बहुत ही फेवरेबल इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट मिलता है। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह रेप कल्चर पिरामिड का हर लेयर उसके नेक्स्ट अपर लेयर को कंट्रीब्यूट करता है, फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसीलिए है दोस्तों क्योंकि इसके पीछे एक डीप साइंटिफिक लॉजिक है जो हम सबको समझना पड़ेगा अगर हम इस इशू का सच में कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं। पहला पॉइंट है न्यूरोसाइंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी नए बिहेवियर को लेके अडेप्ट करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब ये कि अगर हमारा ब्रेन अपने एनवायरनमेंट में बार बार रिपीटेडली सेक्सिस्ट बिहेवियर्स को लेके एक्सपोज्ड होता है तो उन बिहेवियर्स को लेके हमारा ब्रेन नॉर्मलाइज्ड और डिसेंसिटाइज्ड होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे खुद के फैमिली के एनवायरनमेंट में बार बार डेरोगेटरी कमेंट सुने हमारे घर के महिलाओं के लिए या फिर वुमेन इन जनरल के लिए, तब कहीं ना कहीं देयर इज अ गुड चांस कि हम उस बिहेवियर को नॉर्मल मानने लगते हैं और इसके वजह से बहुत टाइम पे विक्टिम को लेके जो जेन्युइन एम्पैथी होना चाहिए वो कम हो जाता है। फिर आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी यही बताता है कि कोई भी इंसान उसके खुद के बहुत सारे बिहेवियर्स को दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके या फिर इमिटेट करके सीखता है। तो एक ऐसा सोसाइटी जो कि फंडामेंटल डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन को ट्रिवियलाइज करे, वहां पे वो इंडिविजुअल उस कंडक्ट को एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरह ही देखता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के जो ऑथोरिटी फिगर्स हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस, अगर हम देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस बार बार महिलाओं को लेके इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स कर रहे हैं और उसका उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन बिहेवियर्स को और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड जस्टिफिकेशन का। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब यह है दोस्तों कि जब हमारे एक्शंस हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते हैं या फिर कंफ्लिक्ट में होते हैं, तब हमें एक डिस्कंफर्ट फील होता है और उस डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने के लिए हम हमारे एक्शंस को जस्टिफाई करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत बार देखा है कि जो रेप विक्टिम्स हैं उन्हीं को ब्लेम किया जाता है उनके क्लोथिंग को लेके, उनके पहनावट को लेके। इसमें होता यह है कि जो रेपिस्ट है या फिर जो पोटेंशियल रेपिस्ट है या फिर ऐसे लोग जो कि कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली इस वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइनमेंट में है, वो इस हरासमेंट को एक्सक्यूज करके अपने सेल्फ इमेज को मेंटेन करके कंफर्टेबल फील करने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं इम्प्लिसिट बायसेस। मतलब कि दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में एक अनकॉन्शियस बायस होता है कि जो वुमेन इन जनरल हैं दे आर इंफीरियर बीइंग्स। इसीलिए कभी कभी एक कॉन्शियस इंटेंट ना होने के बावजूद हम महिलाओं के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डाउरी सिस्टम। हम डाउरी सिस्टम को लेके इतना हैबिचुएटेड होते हैं कि डाउरी को लेके हम जोक करते हैं, हमारे बच्चियों को भर भर के डाउरी देने में हम प्राइड फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे बच्चियों के एजुकेशन में
उनके न्यूट्रिशन में, आगे चल के अगर वो कुछ बिजनेस करना चाहे उसमें इन्वेस्ट करने में, या फिर उनको उनके खुद का प्रॉपर्टी राइट्स देने में हम कोई प्राइड फील नहीं करते हैं। फाइनली आता है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स इंडिविजुअल्स के ऊपर एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है कि कभी कभी उस इंडिविजुअल को अगर ये पता भी चले कि ये जो नॉर्म है वो सेक्सिस्ट है, अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, ये सोच के कि अगर मैं इसके बारे में वॉइस रेज करूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे या फिर ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच के वो चुप ही रह जाते हैं या फिर उसी नॉर्म के साथ अलाइन कर जाते हैं। इसके वजह से इस तरह के सेक्सिस्ट नॉर्म्स, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोचेस को, कंडक्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे इंडियन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रेप कल्चर पिरामिड के एक्सपेंशन में, एस्केलेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले आता है हमारा डीप रूटेड पैट्रियार्की, जिसको हम पितृसत्ता भी बोलते हैं। इस फेनोमेनन के चलते हम सिस्टमेटिकली इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं पुरुषों को इस सोसाइटी में एक डोमिनेंट या फिर पावर पोजीशन में रखते हैं और महिलाओं को एक सबऑर्डिनेट के पोजीशन में रखते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल टॉक्सिक जेंडर रोल्स हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि इस तरह का काम या फिर इस तरह का रोल सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या फिर सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, महिलाओं को लेके रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स, कल्चर, उनके लिए अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, ये सारे इस ब्रॉड डिस्पैरिटी के सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें कि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हमारा जो फैमिली ऑनर है हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे महिलाओं के बॉडी पे, वजाइना पे या फिर यूट्रस पे, और इसी के चलते फिर ऑनर किलिंग जैसे प्रोसेसेस, विक्टिम्स को साइलेंट करने के फेनोमेनन, या फिर मान लीजिए सेक्सुअल वायलेंसेस के रिपोर्टिंग को डिस्करेज करने वाले फेनोमेनन हमें देखने को मिलते हैं। मीडिया का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर दूसरे तरह के फिल्म इंडस्ट्रीज हो। इन्होंने फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन और स्टॉकिंग को अपने मूवीज में नॉर्मलाइज करके रखा है। वो बनाते हैं और हम देखते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। कुछ सालों से कुछ प्रोग्रेसिव काम इन फिल्म इंडस्ट्रीज में जरूर हुए हैं जिसमें जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया गया है, लेकिन वो रेयर इंस्टेंसेस हैं। फिर जो रीजन आता है दोस्तों, वो है हमारे एजुकेशन में गैप। हमारे फंडामेंटल करिकुलम में जेंडर इक्वलिटी, जेंडर सेंसिटिविटी, सेक्स एजुकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाता है। हमारे यूथ का एक बहुत ही बड़ा तबका कंसर्न जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को लेके भी अनअवेयर रहता है। लीगल और जुडिशियल चैलेंजेस भी होते हैं हमारे देश में। टू बी ऑनेस्ट, सेक्सुअल वायलेंस को लेके जो लॉ है वो काफी रोबस्ट है, लेकिन उसका जो पुअर इन्फोर्समेंट है या फिर जो लो कन्विक्शन रेट है, उसके चलते जो जनरल पब्लिक है उसका फेथ सिस्टम से हटते जाता है। दोस्तों, करेंटली हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ग्रास रूट मूवमेंट्स हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, यूथ एक्टिविज्म है, जो कि सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं एक कल्चरल शिफ्ट क्रिएट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन जिन रीजंस के बारे में हमने बात किया एक सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से, उनके चलते हमारे जो चैलेंजेस हैं वो आज भी पूरी तरह से परसिस्ट करते हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम एट एन इंडिविजुअल लेवल ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके? दोस्तों, जो यूजुअल सॉल्यूशंस हैं, जो हम हर बार बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में मैं इस वीडियो में ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस हैरेसमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन रिफॉर्म, मीडिया रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी एंगेजमेंट, सपोर्ट सिस्टम्स फॉर सर्वाइवर्स, प्रोमोटिंग एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स जो कि सेफ्टी फीचर्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। रेदर रेप कल्चर पिरामिड के साइंस के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं ऐसे 5 ब्रॉड सॉल्यूशंस प्रपोज करना चाहूंगा जो हम एट एन इंडिविजुअल लेवल कर सकते हैं। सबसे पहला, एडुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स। दोस्तों, हमें सीखना पड़ेगा, हमें कॉन्शियसली एडुकेट करना पड़ेगा खुद को विथ कॉन्सेप्ट्स लाइक कंसेंट, बाउंड्रीज, रेस्पेक्ट इन रिलेशनशिप,
जेंडर सेंसिटिविटी एक्सेट्रा। और ना ही हमें इन चीजों को सिर्फ सीखना है, उस नॉलेज को हमें दूसरों के साथ भी शेयर करना है, स्पेसिफिकली विद द यंगर जनरेशन, ताकि एक छोटे से ही एज से इन कॉन्सेप्ट्स को लेके उनका अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन क्रिएट हो पाए। और दोस्तों सच बोलो तो ये सारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेस बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। सिर्फ एक गूगल सर्च से आपको रेलेवेंट पॉडकास्ट, बुक्स, आर्टिकल्स, यहां तक कि कोर्सेस तक मिल जाते हैं। अगर आप मुझे पूछें तो मैं आपको 3 बुक सजेस्ट कर सकता हूं। सबसे पहला स्त्री बाय आचार्य प्रशांत, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट, और तीसरा बुक है द मैचो पैराडॉक्स। सेकंड, एग्जामिन एंड एडजस्ट पर्सनल बिहेवियर। दोस्तों हमें खुद को, हमारे खुद के बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। हमारा एटीट्यूड किस तरह से रहता है जेंडर रोल्स की तरफ, रिलेशनशिप्स की तरफ, सेक्सुअल डायनामिक्स की तरफ, उसे हमें खुद इवेल्युएट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये प्रोसेस डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि इस प्रोसेस में जो एसेसर होता है, जो इवेल्युएटर होता है, वो हम खुद होते हैं। और हमें ऑनेस्ट इवेल्युएशन करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिफाइंग क्या होता है, उसे किस तरह से हम अपने पर्सनल बिहेवियर में बंद करें, हम किस तरह से स्टीरियोटाइपिंग को बंद करें, भले वो कितना ही इनडायरेक्ट और सटल हो। हर बार जब कोई रेप होता है तो रेप के जो विक्टिम हैं उनके नाम को अटैच करके पॉर्न वेबसाइट्स पे, गूगल पे रेप वीडियोस, रेप पिक्स सर्च किए जाते हैं। हमारे लाइफ का जो अंडरलाइंग लाइफ फिलॉसफी है ना कि ब्रेनलेस कंजम्पशन फॉर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, उसको लेके हमें माइंडफुल होना पड़ेगा। टॉक्सिक, इनसेंसिटिव, ब्रेनलेस कंजम्पशन कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर आपके खुद के पर्सनल बिहेवियर को इवेल्युएट करने में, उस पर चेक लगाने के लिए आपको दिक्कत हो रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हेल्प। आप साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से मिल सकते हैं जो कि ट्रेन हैं आपको इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हेल्प कर पाने के लिए। थर्ड, चैलेंज एंड करेक्ट मिजोगाइनिस्टिक लैंग्वेजेस। दोस्तों हम जब भी अपने इन्वायरमेंट में मिजोगाइनिस्टिक डेरोगेटरी लैंग्वेजेस देखें, सेक्सिस्ट जोक्स, कमेंट्स को नॉर्मलाइज्ड होते हुए देखें, जेंडर बेस्ड वायलेंसेस को ट्रिवियलाइज्ड होते हुए देखें, हमें एक्टिवली चैलेंज करना पड़ेगा, हमें उस चीज को करेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए भले हमें अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, कॉलीग्स को या फिर खुद को कॉल आउट करना पड़े, हमें करना पड़ेगा। सिर्फ इसीलिए नहीं कि जो विक्टिम थी वो आपकी अपनी हो सकती थी, इसीलिए क्योंकि जो विक्टिम थी वो किसी की अपनी थी। 4, प्रोमोट एंड प्रैक्टिस कंसेंट। दोस्तों हमें हमारे डे टू डे इंटरैक्शंस में कंसेंट के कॉन्सेप्ट को एक इंटीग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा। फिर वो एक रोमांटिक सेटअप हो, सेक्सुअल सेटअप हो या फिर दूसरे तरह के सेटअप्स हो, एक क्लियर, एंथुजियास्टिक, अनगोइंग कंसेंट एंश्योर करना, मांगना जरूरी है। और अगर आपको वो ना मिले तो रेस्पेक्टफुली विड्रॉ करना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे सोशियो लीगल एस्पेक्ट में अभी भी एक ग्रे जोन माना जाता है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन एटलीस्ट एट एन इंडिविजुअल लेवल हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मैरिटल रेप जैसे कॉन्सेप्ट्स ट्रूली एग्जिस्ट करते हैं। फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सपोर्ट सर्वाइवर्स एंड डिमांड जस्टिस फॉर देम। दोस्तों एट एन इंडिविजुअल लेवल हमें जो सर्वाइवर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए जेन्युइन एम्पैथी, जेन्युइन सपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। अपने जजमेंट को साइड में रख के उनको सुनना पड़ेगा और जहां भी पॉसिबल हो इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें विक्टिम ब्लेमिंग बंद करना पड़ेगा और लीगल रीजंस को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके एक्सपीरियंसेस को लेके बार बार उनको क्वेश्चन करना हमें बंद करना पड़ेगा। जो सर्वाइवर्स हैं या फिर जो डिपार्टेड हैं, उनके जस्टिस के डिमांड में हमें खड़ा रहना पड़ेगा, फिर वो एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए हो या फिर पनिशमेंट के लिए। हम उनको सपोर्ट अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं, कन्वर्सेशंस के थ्रू कर सकते हैं, कैंडल मार्च के थ्रू कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। अगर आपका कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी भी हो जो कि ऑफेंडर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनकरेज कर रहा है या फिर प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें उनको कॉल आउट करना पड़ेगा। और हमने पास्ट में ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें कि
अगर इस तरह का प्रेशर सिस्टम पे क्रिएट किया जाए तो रिजल्ट मिलता है। इस देश में तो ऐसा ही होता है कह के हम चुप नहीं बैठ सकते। इस पूरे मुद्दे में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जिसमें हम इज्जत, ऑनर, इसको सिर्फ महिलाओं के बॉडी, वेजाइना और यूटेरस के साथ एसोसिएटेड रखते हैं, हमें उस वैल्यू सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए कि जो रेप्स होते हैं या फिर दूसरे तरह के सेक्सुअल वायलेंसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिर्फ एक सेक्सुअल एक्ट नहीं होता, ये ऑफेंडर का तरीका होता है विक्टिम को शेम करने का, ह्यूमिलिएट करने का और डिग्रेड करने का। तो जब तक महिलाओं को लेके हम एक बॉडी सेंट्रिक वैल्यू सिस्टम में जीते रहेंगे, तब तक महिलाएं इन ऑफेंडर्स के लिए सॉफ्ट टारगेट बनती रहेंगी। हमें इस कल्चर को तोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रेप कल्चर पिरामिड के जरिए यह समझा कि किस तरह हमारे डे टू डे एक्शंस, हमारे एटीट्यूड एक ग्राउंड वर्क क्रिएट कर सकते हैं हीनियस क्राइम्स के लिए। और उसी तरह हमने ये भी समझा कि किस तरह हमारे कॉन्शियस इफर्ट, कलेक्टिव एक्शन इस पिरामिड के स्ट्रक्चर को इवेंचुअली डिसरप्ट कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं। सो लेट्स चूज टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन स्टार्टिंग टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो उनको लिख के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एक नए वीडियो के साथ दोस्तों मैं जल्द आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।